हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से आपका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करवाया जाएगा। बच्चों, आपको जैसा कि पता होना चाहिए, मैंने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मूविंग चार्ज कुल मिला के 4 यूनिट अभी तक क्रैश कोर्स का अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के उन सभी वीडियो को ज़रूर देख लें। सभी क्वेश्चन अपलोड किया गया अभी तक जितने सारे हैं वो सब का सब आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वीवीआई है। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 के कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी बच्चे को पता है कि मैंने आपको फाउंडेशन में काफ़ी विस्तारपूर्वक इन सब तथ्यों को पढ़ाया था और आपके नोटबुक में जितना लिखा है उसका मात्र यहाँ पर 5% मैं पढ़ा रहा हूँ। वो 5% जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक टॉर्क? चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय टॉर्क क्या है? यहाँ टॉर्क का हिंदी बल आघूर्ण होता है दोस्त। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपको कल भी मैंने बताया था चुंबकीय फ्लक्स के बारे में और आज मैं दोबारा आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अर्थात विद्युत फ्लक्स पढ़े थे कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती है, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं गॉसियन सरफेस से, ये गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं उसको कहते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली गॉसियन सरफेस से जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगे वो सभी का सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएंगे। अर्थात आप ये डिफिनेशन दे सकते हो, नॉन मैथमेटिकल डिफिनेशन ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हुआ नॉन मैथमेटिकल डिफिनेशन। अगर आपको मैथमेटिकल डिफिनेशन देना हो तो आप कहेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अर्थात हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूँ डी फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी है, या नहीं तो आप इसी को लिख सकते हो फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और जब डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कॉस थीटा आएगा, वे थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फाई है, ये फाई बी पर, ए पर एंड आने वाली डॉट प्रोडक्ट को हटाने से जो कॉस थीटा आती है उस एंगल पे डिपेंड करती है। समझ गए होंगे आप सभी बच्चे। तो ये तो थी मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी। और मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको याद रखना है ऐसा यूनिट वेबर होता है। एंड अगर डायमेंशन की बात करें तो आप बी का डायमेंशन एंड एरिया वेक्टर का डायमेंशन पुट कर दीजिए, आपको डायमेंशन प्राप्त हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर में आप जाके देखिए क्वेश्चन बैंक में मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन एंड ऐसा यूनिट पूछी गई है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम आपसे। इसी में एक और टेल क्वेश्चन है मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क का मतलब चुंबकीय बल आघूर्ण।
इट इज डिनोटेड बाय टर्क वेक्टर। क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अर्थात एम वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड की क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको मैग्नेटिक टॉर्क या मैग्नेटिक कपल प्राप्त हो जाएगी। अब इसकी मात्रक होती है न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये सभी टर्म्स को आप क्लियर किए होंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सभी बातें आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ डाई, पारा एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। डाई मतलब होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पारा मतलब होता है अनुचुंबकीय पदार्थ एंड फेरोमैग्नेटिक मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ। तो आपको कहा जा रहा है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ की गुण लिखने। सबसे पहले बात हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ तीनों अवस्था में होती है, एस, एल, जी। आप समझ गए होंगे, एस मतलब सॉलिड, एल मतलब लिक्विड, जी मतलब गैस। सबस्टेंस के तीनों स्टेट में हमारे ये डायमैग्नेटिक सबस्टेंस प्रतिचुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये हो गया। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की है कि इट इज लाइटली या नहीं तो वीकली रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे ना तो वो वीकली रिपेल होता है। क्या होता है, वीकली रिपेल होता है। आपको ये प्रॉपर्टीज बहुत ही खास हैं, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि कौन ऐसा सबस्टेंस है जिसे मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर वो वीकली, यानी वीकली मतलब दुर्बल, विकर्षित होता है। तो आप आंसर लगाएंगे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो आप इन सब तथ्यों को जब ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके बिहार बोर्ड में आपको कहीं भी दिक्कत होगी, आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखें। थर्ड प्रॉपर्टीज है वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। अब म्यू नॉट का मतलब होता है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल। किसी भी सबस्टेंस की रिलेटिव परमिबिलिटी इज लेस देन 1। यहाँ पर डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से कम, और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की जाई मतलब ससेप्टिबिलिटी। क्या कहा मैंने, जाई का मतलब ससेप्टिबिलिटी। अगर आप फाउंडेशन पढ़े हो तो आप समझ रहे होंगे ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, एंड ये म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, ये सभी फैक्ट को आप समझ रहे होंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछी जाए कि डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की रिलेटिव परमिबिलिटी किससे कम होता है तो 1 से कम होता है, एंड जाई किसका निगेटिव होता है, जाई मतलब ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी चुंबकीय प्रवृत्ति होता है हिंदी। क्या होता है हिंदी, चुंबकीय प्रवृत्ति। वो चुंबकीय प्रवृत्ति सिर्फ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस का निगेटिव होता है, ये आपको केयर करके रखना है। ठीक है, किस सबस्टेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, तो आपको आंसर करना है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की। आपका फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की जो जाई होता है, ये जाई जिसको आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, वो पॉजिटिव होता है, एंड पारामैग्नेटिक का भी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है। सिर्फ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति निगेटिव होता है सिर्फ प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। एंड
नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज 4 है डायमैग्नेटिक का, डू नॉट एक्सहिबिट हिस्टेरिसिस। ये हिस्टेरिसिस प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों। अगर आपसे पूछी जाए कि कौन ऐसा सबस्टांस है मैग्नेटिक सबस्टांस जो हिस्टेरिसिस शो नहीं करता, तो वो है मेरा डायमैग्नेटिक सबस्टांस। ध्यान रहे पैरामैग्नेटिक सबस्टांस भी हिस्टेरिसिस शो नहीं करता है, हिस्टेरिसिस शो नहीं करता है। मैं तुरंत कुछ समय के बाद आपको हिस्टेरिसिस बता रहा हूँ, फाउंडेशन में तो बताया ही था, बट मैं आपको हिस्टेरिसिस के बारे में थोड़ा समय के बाद बताऊँगा। डू नॉट एंड हमारा 5वां फैक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, जल, NaCl, ये सब है डायमैग्नेटिक सबस्टांस के एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 6 में देखिए, देयर इज नो क्यूरी पॉइंट। इसमें बच्चों क्यूरी पॉइंट नहीं होता है। किसमें क्यूरी पॉइंट नहीं होता है? तो डायमैग्नेटिक सबस्टांस अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्यूरी पॉइंट नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के प्रॉपर्टी अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ के प्रमुख गुण। पहला गुण सिमिलर है आपको डायमैग्नेटिक के जैसा। जैसे अभी आपको मैंने बताया था डायमैग्नेटिक सबस्टांस पदार्थ की 3 अवस्था में पाए जाते हैं, उसी प्रकार फाउंड आल्सो फाउंड इन ऑल 3 स्टेट। हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ भी 3 स्टेट में पाए जाते हैं। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। समझ गए बच्चों? एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो है पैरामैग्नेटिक का, इट इज वीकली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ध्यान रहे, इस आधार पे तुम डिफाइन भी कर सकते हो किसको, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस को। आपको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो ऐसा मैग्नेटिक सबस्टांस जिसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। समझ गए ना? इसीलिए प्रॉपर्टी के आधार पे आप डिफाइन भी कर सकते हो एग्जाम में। आप देखो प्रीवियस ईयर में कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिए गए हैं। अगर प्रॉपर्टी तुमको पूछ ली जाए तीनों का, तो आपको कहीं ना कहीं 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज है कि म्यू आर मतलब समझ रहे होंगे, रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी समझ गए दोस्तों? चुंबकशीलता। कौन चुंबकशीलता? रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब हुआ सापेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस की म्यू आर 1 से ज़्यादा होता है। एंड इसका जाई जो होता है बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो पॉजिटिव होता है। एंड प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड आप देखें, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है, डू नॉट शो हिस्टेरिसिस लूप। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस भी हिस्टेरिसिस लूप शो नहीं करता है। एंड मैंने 5वां जो प्रॉपर्टी के फॉर्म में दिया है, एग्जाम्पल दिया है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, ये सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, फेरस ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये सब आपको पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के एग्जाम्पल हो गए। एंड नो फिक्स्ड क्यूरी पॉइंट। इसमें क्यूरी पॉइंट जो होता है दोस्त, वो फिक्स्ड नहीं होता है। इसमें क्यूरी पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना, लेकिन फिक्स्ड नहीं होता। क्या कहा मैंने? इसमें क्यूरी पॉइंट अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में क्यूरी पॉइंट तो होता है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं होता है। डायमैग्नेटिक सबस्टांस में क्या था? क्यूरी पॉइंट था ही नहीं। क्लियर हो गया है ये प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज किसकी बात करेंगे? फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के प्रॉपर्टीज के बारे में। दोस्तों फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस अर्थात फेरो का मतलब होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ सिर्फ सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। याद रखना है कि इट ओनली
हैपेंस इन सॉलिड स्टेट। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज हाईली या स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस सबस्टेंस को ले जाओगे तो ये हाईली अट्रैक्ट होता है, वो भी पैरेलल। समझ गए ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये तो दूसरी प्रॉपर्टीज थी। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज है द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी इज ग्रेटर देन ऑफ 1 से इसकी म्यू आर क्या होती है? ज़्यादा होती है। 50, 100, 1000, लाख, इतना वैल्यू म्यू आर की आती है यहाँ पे। एंड जाई की वैल्यू पॉजिटिव और लार्ज होता है। लार्ज का मतलब ज़्यादा होता है। तो बच्चों यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखना, किस मैग्नेटिक सबस्टेंस की जाई अर्थात मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है। तो किसका पॉजिटिव हो गया? फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की। किसकी निगेटिव हो गई? डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव हो गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज है फेरोमैग्नेटिक का कि देयर क्यूरी टेम्परेचर इज फिक्स्ड। हमने अभी आपको बताया था कि डायमैग्नेटिक में क्यूरी पॉइंट होता ही नहीं है। पैरामैग्नेटिक में क्यूरी पॉइंट तो होता है बट वो फिक्स्ड नहीं होता। एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में क्यूरी पॉइंट होता है वो, बट टेम्परेचर के साथ क्या होता है? कांस्टेंट। देयर क्यूरी टेम्परेचर इज फिक्स्ड। यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। एंड हमारा यहाँ पे पांचवा प्रॉपर्टी है हेविट्स हिस्टेरिसिस। ये सेथिलियन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्त। एंड हमारा लास्ट ये है आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये आपको गैंडोलियम हो गया, ये सब फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है। अब ये तो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको ट्रिक की क्या याद रखोगे? इनके लिए एक ट्रिक याद रख लो कि फेरोगेंडा, क्या बोला मैंने? फेरोगेंडा लोकनिया गया, लोकोनिया गया। अब देखो दोस्त, फेरो मतलब फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कौन कौन है? गेंडो तो गेंडोलियम, गेंडा मतलब गेंडोलियम, लो से लोहा, को से कोबाल्ट, नी से निकेल और आ से तो आयरन। ये सभी आपको फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की उदाहरण है। कौन कौन? गैंडोलियम, पहले तो ट्रिक याद रखो, फेरोगेंडा लोकनिया गया। क्या बोला मैंने? फेरोगेंडा लोकनिया गया। तो फेरो तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, गेंडा तो गेंडोलियम, लो तो लोहा, को तो कोबाल्ट, नी तो निकेल, आ तो आयरन। लोहा और आयरन तो एक ही है। तो ये चीज तुम ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करेंगे क्यूरीनियम क्या है दोस्त। अभी तो हमारे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस में आ रहे थे क्यूरी पॉइंट होता ही नहीं है। एंड पैरामैग्नेटिक में आया कि क्यूरी पॉइंट होता है बट फिक्स नहीं होता है। फेरोमैग्नेटिक में आया कि क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर के साथ क्या होती है? कांस्टेंट होते हैं। तो क्यूरीनियम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट है, आपको एक रूल है क्यूरी लॉ, और ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अर्थात जाई जो होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये मैडम क्यूरी ने बताया कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात
ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर। इसे ही कहा गया क्यूरी का नियम। समझ गए ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ paramagnetic substance is inversely proportional to the absolute temperature, that is xi proportional 1/T, xi proportional 1/T, या susceptibility of paramagnetic substance is inversely proportional of temperature, absolute temperature, known as Curie's law। आई होप क्यूरी लॉ समझ गए होंगे। एंड अब हम बात करेंगे सेथिल्य पास हिस्टेरिसिस लूप, या इसे ही BH वक्कर के नाम से जाना जाता है। कौन सा वक्कर? BH वक्कर। अब BH वक्कर क्या होता है या हिस्टेरिसिस लूप क्या है दोस्त? तो हिस्टेरिसिस लूप का मतलब पहले जान लीजिए, सेथिलियन पास या BH वक्र। BH वक्र, B आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, H हो गया मैग्नेटाइजेशन। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, लेकिन आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी मैग्नेटिक सबस्ट्रांस को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज की जाती है तो उस समय B और H, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, H मतलब मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इनके बीच जो वक्र खींची जाती है, ग्राफ खींची जाती है, उसी को BH वक्र कहते हैं। ये फाउंडेशन पढ़ाया गया था, ठीक है दोस्त। तो यहाँ क्या है, मेरे को हिस्टेरिसिस लूप की डिफाइन करना है। तो आप कहोगे कि व्हेन मैग्नेटिक सबस्ट्रांस undergoes a magnetic cycle, field increasing graph and field decreasing graph do not coincide. This lack of coincidence is called magnetic hysteresis। समझ गए ना? जब कोई मैग्नेटिक सबस्ट्रांस मैग्नेटिक साइकिल से गुजरता है, जब कोई भी मैग्नेटिक सबस्ट्रांस मैग्नेटिक साइकिल से गुजरता है दोस्त, तो फील्ड में इंक्रीजिंग ग्राफ होती है, फील्ड में डिक्रीजिंग ग्राफ होती है, बट वो कभी भी संपाती नहीं होता है, और इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लूप या मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहते हैं। समझ गए आप? रात्रि का 2 बज रहा है दोस्त, ठीक है, मुझे भी नींद लग रहा है, तो कहीं दिक्कत हो जा रहा हो तो उसे तुम सुधार कर लेना। चलो, तो ये चीज़ें आपको हो गया ग्राफ, समझ गए ना? दिन भर तो फुर्सत होती नहीं है ना, बैच होने के कारण बहुत सारे बैच हो गए हैं। कोरोना काल में तो पढ़ाया नहीं, तो छूट जाने के कारण बच्चों के सिलेबस को बहुत तेज़ी से खींचने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाना पड़ रहा है, इसीलिए पूरा दिन बिजी रह जाता हूँ और आपका नोट्स रात्रि को ही लिख पाता हूँ। तो अभी समय बचता है तो तुम्हारे नोट्स बना रहे हैं और ये तुम्हें प्रोवाइड कर रहे थे, इसे तुम देखो और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करो, ठीक है, कि उन्हें भी लाभ हो, तुम्हें भी लाभ हो। और ये सभी जितने सारे क्वेश्चन है ना, काफ़ी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे सीरियसली तुम देखो। चलो, तो यहाँ देखो ध्यान से, जब तुम किसी भी मैग्नेटिक सबस्ट्रांस को मैग्नेटाइज कराओगे ना या डीमैग्नेटाइज करोगे, मैग्नेटाइज मतलब हुआ कि आप उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे, किसी मैग्नेटिक सबस्ट्रांस को, तो वो क्या होगा ना, धीरे धीरे उसमें मैग्नेटाइजेशन आने लगेगा, मतलब वो चुंबकित होने लगेगा। समझ गए ना? जब किसी भी लोह चुंबकीय पदार्थ को तुम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो धीरे धीरे क्या उसमें गुण आने लगा, मैग्नेटिज्म का गुण आने लगेगा। इसको कहते हैं चुंबकित होना। और वो जब उसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा तो तुम ये भी कर सकते हो कि उसमें विपरीत दिशा से करंट देकर उसे डीमैग्नेटाइज करोगे, यानी उसे विचुंबकीकृत करोगे। उन दोनों के बीच खींची गई ग्राफ को हम कहते हैं BH कर्व, और इसे ही कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। तो तुम अगर किसी भी मैग्नेटिक सबस्टांस को
मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें क्या आने लगेगा, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जाएगा, यहाँ तक समझ गए ना। लेकिन जब उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए उसमें विपरीत दिशा से करंट दोगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म ना हो करके ये कुछ ऐसा आएगा और यहाँ से डिक्रीज करते हुए ये डीमैग्नेटाइज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इसमें और मैग्नेटिज्म ही प्रॉपर्टीज आ जाएगी। फिर इसे विपरीत दिशा से करंट डायरेक्शन देने पर ये पुनः यहाँ पे आके जीरो होता है। तो ये हुआ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के बीच खींची गई ग्राफ, समझ गए। तो ये है BH वक्र। ऐसे आई होप कि आपको फाउंडेशन में ये काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ाया गया था। यहाँ 3D फिक तो है नहीं कि आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक है। तो आपको बिना ये फाउंडेशन का क्लियर हमको नहीं लगता है कि हो पाएगा, ठीक है। तो आप फाउंडेशन में पढ़े हो तो क्लियर हो गया। जो बच्चे नहीं हो वो कहीं 3D पिक में जाके इनको देख लो यूट्यूब पे। चलिए अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ O छूट गया है, यहाँ O छूट गया। तो देखो OF, ये OF एंड OC ये जो तुम्हें दिख रहा है ये है रिटेंटिविटी, ठीक है। तो अब क्या हो, OF एंड OC इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। और तुम्हें ये जो दिख रहा है OB OE ये है कोएडियोसिटिविटी। तो यहाँ पे ये चीज़ निग्राहिता कहलाती है और ये कहलाती है धारणशीलता। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है चुंबकीकरण। चुंबकीकरण क्या है? तो दोस्तों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या कहा मैंने, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी M वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम को मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकन कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन का हिंदी क्या होता है, चुंबकन, समझ गए ना। तो चुंबकन को सूचित किया गया H वेक्टर से और इसके बराबर फॉर्मूला हुआ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, समझ गए आप। अब चलो इसकी अगर मात्रक पूछ जाती है तो इनका मात्रक आप पढ़े हो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ओके। एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब, और ये कैंसिल होगा तो यहाँ घटेंगे, तो फाइनली रिजल्ट आपका आएगा एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स। एंड डायमेंशन तो सिंपल है AL⁻⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको कहा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय फेरोमैग्नेटिज्म। लोह चुंबकत्व से आप क्या समझते हो? दोस्तों a substance which acquires strong magnetism in the external magnetic field retains magnetization even after removal of field is called ferromagnetic and the property is called ferromagnetism। वे सबस्टांस जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अधिक मैग्नेटाइज हो जाता है, अधिक चुंबकत्व प्राप्त करता है, और एक्सटर्नल बी वेक्टर को हटा देने के बाद भी उसमें चुंबकत्व का गुण रह जाता है, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाती है तथा इस गुण को लोह चुंबकत्व कहा जाता है। ध्यान सुनिए मेरी बात को। ऐसा पदार्थ जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अधिक चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है, समझ गए ना। जब ऐसे पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ जिसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे तो उसमें चुंबकत्व का गुण बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और अगर उससे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा भी दोगे ना तो उसमें चुंबकत्व गुण रहेगा उस पदार्थ में, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा वो, और इस गुण को कहेंगे हम लोग लोह चुंबकत्व अर्थात फेरोमैग्नेटिज्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ फील्ड रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, इट इज पॉसिबल दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्लेन। कहा जा रहा है कि किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है, क्या यह संभव हो सकता है कि वहाँ पे कोई बी वेक्टर नहीं हो?
क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है कि किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं हुआ। अब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कहीं पे कहा जा रहा है कि फील्ड है और उससे इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, लेकिन वो विक्षेपित नहीं होता है, हलचल नहीं हो रहा है, वो लीनियर मोशन ही कर रहा है। तो बताइए वहाँ पर बी वेक्टर नहीं होगा। तो आपको पहले भी पता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज मूव कर रही होती है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है क्यू भी बी साइन थीटा। और एक चीज़ तो मैंने कन्फर्म आपको बताया था यूनिट नंबर किसमें 4 में, कि देखो अगर किसी चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भेजे जाते हैं तो उस पर कोई फोर्स लगता नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का था यहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। जब 0 डिग्री और 180 डिग्री पर हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इलेक्ट्रॉन हो कि प्रोटॉन हो वो लीनियर मोशन करेगा, ये तो सबको पता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा कि हम जानते हैं अगर भी वेलोसिटी से मूविंग इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट की जाएगी तो फार्मूला होगा चुंबकीय बल का क्यू बी बी साइन थीटा, एंड क्यू के बदले इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई लगा दिए। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि एफ शून्य होगा यदि थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। एफ विल बी 0 इफ थीटा 0 एंड 180, 0 हो या 180 हो 100% मैग्नेटिक फोर्स 0 होंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ प्रेजेंट है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित नहीं होगा, समझ गए ना। जबकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्रेजेंट है। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। चार्ज अगर विक्षेपित नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, बट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन उसको 0 डिग्री या 180 डिग्री पर फेंकने पर वो लीनियर मोशन ही करता है, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री पर अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रोजेक्ट करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल्स पर कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता है, समझ गए। तो वही बात मैंने यहाँ समझाया कि पैरेलल या एंटी पैरेलल गति कराओ किसी चार्ज पार्टिकल्स को, इस प्रकार हम नहीं कह सकते कि बी वेक्टर अनुपस्थित है। बी वेक्टर उपस्थित है वहाँ पे, लेकिन आपने चार्ज पार्टिकल्स को बी वेक्टर के साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री पे भेजे हो, इसीलिए वो चार्ज पार्टिकल्स लीनियर मोशन कर रही है। अब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को मैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें तो बताइए वो कौन सा मोशन करेगा। ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, लीनियर मोशन, रैखिक गति। ऑप्शन नंबर 2 सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ऑप्शन नंबर 3 हेलिकल मोशन, सर्पिलाकार गति। डी में इनमें से कोई नहीं। आप मेरे को टिक करके बताइए कि अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ फेंकोगे तो वो कैसा गति करेगा। मैंने ऑप्शन क्या दिया, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, हेलिक्स मोशन, नॉन ऑफ दीज। अब आप हमको कमेंट करिए कि आंसर इसका क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक, ध्यान दीजिएगा, एट अ प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स इट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट दैट प्लेस। ये न्यूमेरिकल कुछ अच्छा है तो ध्यान से इसको एक बार रिवीजन कर लेना, और अगर ये न्यूमेरिकल नहीं भी पूछे गए ना तो ये ऑब्जेक्टिव 100% तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझ गए ना। तो गलती नहीं कर देना, ये वर्टेक्स का कंपोनेंट, अर्थ के वर्टेक्स का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड कौन सा, एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप, ये है एंगल ऑफ डीप,
समझ गए ना। नमन कोण का मान जो होता है वैल्यू या फार्मूला कहिए, एंगल ये वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप। ठीक है दोस्त, तो ये फार्मूला होता है। तो ध्यान से सुनिए, ये फार्मूला याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे तुम्हारे। दूसरा बात, ये सवाल भी बनेगा अगर फार्मूला क्लियर है तो नमन कोण बराबर अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थ के वर्टिकल मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन में कहा गया कि BH का जो मान है, किसका मान, BH यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक का जो मान है वो उदग्र घटक के मान का कितना गुना है। उदग्र घटक मतलब वर्टेक्स घटक BB का क्या गुना है, √2 टाइम्स है। समझ गए ना। तो क्या निकालना है, नमन कोण, और नमन कोण बराबर फार्मूला तुम्हें पता है कि नमन कोण बराबर सूत्र होता है, नमन कोण इक्वल टू सूत्र होता है B वर्टेक्स अपॉन B हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और अभी हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपको पता चल गया कितना होता है, देखिए ध्यान से। हॉरिजेंटल कंपोनेंट वर्टेक्स कंपोनेंट का √3 टाइम्स है। तो ये B कैंसिल हो गया, तो हमें tan का कितना आया वैल्यू, 1/√3, जो tan के 30 डिग्री में होता है। तो आंसर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ध्यान से इसको एक बार दो बार रिवीजन करिए और आप इन सब फैक्ट को या तो अपने नोटबुक पर लिखिए, या नहीं लिख पा रहे हो अभी तो आपके पास समय भी बहुत कम है, तो आप अपने ऑफिस से नोट्स लेते जाएं और उसे करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी अर्थात विद्युत ऊर्जा घनत्व अपॉन मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात 1 होता है। इसका अनुपात कितना होता है, 1। लेकिन दोनों का पहले तुम सूत्र जानो। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 ε0 E², ये मैंने सिद्ध किया था। एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 B²/μ0। जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो हाफ कैंसिल, एंड तुम्हारा हो जाएगा μ0 इंटू ε0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड बराबर तुम पढ़े होंगे C, और इसके बराबर आप EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ाए थे 1/√μ0 इंटू ε0, ये पढ़े थे आप। C = इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एंड 1/√μ0 इंटू ε0, ये बताए थे हम लोग को मैक्सवेल साहब। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर E/B का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, E/B का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो ये जब तुम लिख सकते हो तो क्यों नहीं इनका स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये स्क्वायर कैंसिल, तो रियली में तुम्हें होगा, ये तो है ही, अब मल्टीपल कितना 1/μ0 ε0, ये और ये कैंसिल, तो कितना आंसर आया 1। तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन हो गए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कभी कभी होता क्या है, आपको दे देंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक का रेशियो कितना होता है, तो 1:1 लगा देना, समझ गए। यानी तो पूछ देगा इसका मात्रक बताइए, तो ये और ये कैंसिल होके तो 1 बचा, तो ये तो यूनिट लॉस और डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप यहाँ तक क्लियर कर लोगे और यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। इट्स ओके, ठीक है, थैंक यू।